सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली के श्रोताओं को और बुआ जी आपको भी मेरा यानी राजश्री का नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और हमारे सभी साथियों को, ढेर सारे जो हमारे भतीजियां हैं, बहुरियां हैं और भतीजे भी हैं ना बहुत सारे, उन सबको भी प्यार भरा आशीर्वाद और इन सब की रज्जो मौसी को भी नमस्कार। और भाई आज तो हम लोग छुक छुक गाड़ी पर बैठेंगे तो चलो चला जाए कहीं, बचपन की यादें ताज़ा की जाए। और हमारे बहुत सारे साथियों ने भी तो की होंगी ना, क्योंकि आज रेल दिवस है। रेल दिवस बिल्कुल, पिछले हफ्ते मतलब पूरा एक सप्ताह हम लोगों ने मनाया, रेल सप्ताह मनाया है और बहुत सारी जानकारियां अपने श्रोताओं तक पहुंचाई है। लेकिन जैसा आपने कहा है कि गीत, अच्छा ऐसा मतलब पहले यात्रा से ही शुरू कर लेते हैं। चलो बढ़िया है। वैसे हमारे बहुत सारे साथियों ने ढेर सारी जो है, जो बातें हैं, जानकारियां हैं, वो भी साझा की हैं। तो पहले यात्रा में सुनते चलेंगे और बातें करते रहेंगे, है ना। खेल दिखाए, छुक छुक करती रेल चलाए, सीटी देकर सीट पे बैठो, एक दूजे की पीठ पे बैठो, आगे पीछे पीछे आगे, लाइन से लेकिन कोई ना भागे, सारी सीधी लाइन में चलना, आंखें दोनों नीचे रखना, बंद आंखों से देखा जाए, आंख खुले तो कुछ ना पाए, आओ बच्चों रेल चलाएं। सुनो रे बच्चों, टिकट कटाओ, तुम लोग नहीं आओगे तो रेलगाड़ी छूट जाएगी। आओ सब लाइन में खड़े हो जाओ। मुन्नी तुम्हारा इंजन, डब्बू तुम कोयले का डिब्बा, चुन्नू मुन्नू लीला शीला मोहन सोहन जादो माधो, सब पैसेंजर रेडी, 1 2 रेलगाड़ी 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 रेलगाड़ी, छुक 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 छुक। बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक, धड़क धड़क लोहे की सड़क, धड़क धड़क लोहे की सड़क, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, फुलाए छाती पार कर जाती, बालू रेत आलू के खेत, बाजरा धान बुड्ढा किसान, हरा मैदान मंदिर मकान, चाय की दुकान, पुल पग डंडी, टीले पे झंडी, पानी का कुंड, पंछी का झुंड, झोपड़ी झाड़ी खेती बाड़ी, बादल धुआं मोट कुआं, कुएं के पीछे बाग बगीचे, धोबी का घाट मंगल की हाट, गांव में मेला भीड़ झमेला, टूटी दीवार टट्टू सवार, रेलगाड़ी रेलगाड़ी। बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक, धर्मपुर 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 धर्मपुर, मैंगलोर बैंगलोर बैंगलोर मैंगलोर, मांडवा खंडवा खंडवा मांडवा, रायपुर जयपुर जयपुर रायपुर, तलेगांव मालेगांव मालेगांव तलेगांव, नेल्लूर वेल्लूर वेल्लूर नेल्लूर, सोलापुर कोल्हापुर कोल्हापुर सोलापुर, उत्कल डिंडिगल डिंडिगल कुक्कल, मछलीपट्टनम दमलीपट्टनम दमलीपट्टनम मछलीपट्टनम, उंगोल निर्तिगोल निर्तिगोल उंगोल, गोरेगांव 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 गोरेगांव, अहमदाबाद 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 अहमदाबाद, शोधनूर कोतनूर शोधनूर कोतनूर। बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक, धड़क 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 सड़क, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, जुक 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 जुक।
क्या आप सुखद अभी यात्रा कितनी थी। अच्छी अपनी यादें मेरे साथ शेयर कर रही थी कि ऐसे ऐसे है जब हम अरे ट्रेन भाई में एक सफर बार करते थे। भाई देखो ऐसा है ना, हम लोगों ने तो आपस में कर लिया, वैसे हमारे साथी भी कर रहे हैं। कैसे बचपन में ना सुराही लेके जाते थे, कुछ भी खाते रहते थे और भूख लगे चाहे नहीं लगे, मतलब बस खाना है, क्योंकि समय पास करने के लिए सबसे अच्छा होता था मूंगफली का दाना, है ना, मूंगफली फोड़ फोड़ के खाई जाती थी। टाइम पास बोलते टाइम पास भी थे बोलते ट्रेन में। तो कुछ ऐसी ही बातें थी, लेकिन हमारे साथियों ने जो बातें बताई हैं कि हम क्यों मनाते हैं, और लिख रहे हैं कि 1853 देश की पहली यात्री ट्रेन आज ही मुंबई में बोरी बंदर से थाना के बीच चली थी। 35 किलोमीटर की यात्रा करने वाली ट्रेन में 20 डिब्बे और 400 यात्री थे। हाँ, और 16 अप्रैल 1953 को भारत में रेल परिचालन के 100 वर्ष पूरा होने पर प्रथम रेल सप्ताह का आयोजन किया गया था, और तभी से 10 अप्रैल से 16 अप्रैल तक के पावन 7 दिनों को रेल सप्ताह समारोह रूप में मनाया जाता है। लगभग यही सारी बातें हमारे साथियों ने भी लिखी हैं कि कब शुरू हुई, और अंग्रेजों के शासन के दौरान इसी दिन भारतीय रेल की शुरुआत हुई थी। और कुछ लिख रहे हैं 34 किलोमीटर की दूरी पर थी, विशाल भीड़ की तालियों के साथ 21 तोपों की सलामी दी गई थी, और इनका संचालन साहिब सुल्तान और सिंध नामक 3 इंजनों द्वारा किया गया था। भारतीय रेलवे जो भारत सरकार के रेल मंत्रालय स्वामित्व में एक वैधानिक निकाय है, जो भारत के राष्ट्रीय रेलवे प्रणाली का संचालन करती है। साल 2023 तक के आंकड़े के अनुसार हमारे साथी लिखते हैं, भारतीय रेलवे की कुल 1,04,647 किलोमीटर रनिंग रूट की लंबाई आकार के हिसाब से चौथी और सबसे बड़ी राष्ट्रीय रेलवे प्रणाली है, और 1.2 मिलियन से अधिक कर्मचारियों के साथ दुनिया का 9वां सबसे बड़ा नियोक्ता, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता। भाप इंजनों के साथ शुरू हुई रेलवे इंजन डीजल इंजनों के बाद अब बिजली से चलने वाले इंजनों से चल रही है। हमारे यहाँ पिछले फरवरी माह से राजकोट पोरबंदर और राजकोट सोमनाथ रूट पर भी बिजली के इंजनों की ट्रेन चलने लगी। रेल के डिब्बे भी अब समय के साथ काफी आरामदायक सुविधाजनक बनने लगे हैं। अरे बुलेट ट्रेन वगैरह हो गई। हाँ जी हाँ, चल रही कई फास्ट ट्रेनों के बाद अब अहमदाबाद और मुंबई के बीच चलने वाली बुलेट ट्रेन का काम भी बड़ी जोरों से चल रहा है। तो भाई बस बुलेट की तरह हम यात्रा करने लगेंगे। वंदे मातरम में बैठी जी, बहुत आनंद आता है, और विस्टाडोम है, बहुत तरीके से जो परिवर्तन आए हैं, बस आनंददायक है। और वाकई आज भी ट्रेन की जो यात्रा होती है सबसे सुखद होती है, सबसे सुखद होती है। बैठिए, लेटिए, उठिए, डांस टहल लीजिए, इधर उधर टहल लीजिए, अच्छा प्लेटफॉर्म पे उतर जाइए, जहाँ गाड़ी रुकती है वहां पे दौड़ के जाइए, पानी भर के चले आइए, चले आइए। तब और उसके संग संग पानी भर के साथ चलते थे वाली चीजें आती थी। उसमें बोरा वोरा भी लपेटा जाता था, पानी ठंडा बना रहे, और वो सब्जी, अरे वो आलू की सब्जी और पूड़ी तो भाई आज भी मन करता है बस ट्रेन में ही मिल सकती है, और कहीं उसका आनंद नहीं आ सकता। अच्छा, बच्चों के लिए वो भी है ना, दोनों सीट को पकड़ा और लटक के झूलने लगे, ऊपर नीचे कर लिया, तो उसका मजा अलग है। और अच्छा, हमारी एक श्रोता लिखा है उन्होंने कि अधिकांश भारतीयों की तरह मैं भी ट्रेन से यात्रा करते हुए बड़ी हुई हूँ। छुट्टियों, परिवार से मिलने और जिस शहर में मैं बड़ी हुई हूँ उसके अलावा अन्य जगहों को देखने की मेरी शुरुआती यादें ट्रेनों से जुड़ी हैं। हालांकि भारतीय रेलवे उन लोगों के लिए भी एक दिलचस्प विषय है जिनका इस विशाल जटिल प्रणाली से प्रत्यक्ष संपर्क या व्यक्तिगत अनुभव नहीं है। भाई प्रत्यक्ष ना हो, लेकिन हम लोगों ने एक दूसरे का ऐसे कपड़े पकड़कर और जो कमरे के अंदर गोल गोल घूम के भी तो छुक छुक ट्रेन चलाई है कि नहीं? वो किसने नहीं चलाया होगा? दोनों हाथों को घुमाते हुए ना जो इंजन बन जाता था, वो तो सच में अपने आप को सोचता था कि हम ही इंजन है और हम ही चला रहे हैं, तो बिल्कुल शान से उसकी अलग ही वो रहती थी बात। भाप इंजन से लेकर अत्याधुनिक वंदे भारत ट्रेन तक रेलवे ने बहुत तरक्की की है। भारत की विशाल जनसंख्या और क्षेत्रफल को देखते हुए रेलवे के विस्तार की गुंजाइश हमेशा रहती ही है। आज भी ट्रेन सबसे सस्ता सुलभ यात्रा का साधन है। रेलवे दिवस की बधाई। तो भाई राजेश्वरी जी, राष्ट्री जी, ये जो है रेलवे दिवस की बधाई की तो बात इसलिए भी बनती है कि हम सब यात्री की तरफ भी और जो है कर्मचारी अधिकारी उनको भी बधाई देनी ही चाहिए, क्योंकि आज जो है बहुत सारे आयोजन करता है रेल मंत्रालय, और उसके संग संग जो उनके अच्छे कर्मचारी हैं उनकी सेवा के लिए उनको पुरस्कार भी दिया जाता है, सम्मानित किया जाता है। बिल्कुल, और ये बहुत ही विशेष बात है जैसे कि उनकी भी हौसला अफजाई और बहुत विशाल है जो हमारा भारतीय रेल जो है। कहते हैं कि विश्व में
जितनी ज्यादा ट्रेन हमारे यहाँ है उतना ज्यादा विश्व में कहीं नहीं है। कहीं नहीं है। और कितना हमेशा देखें ना, रिजर्वेशन अगर आप कराएं तो जल्दी मिलता नहीं, कितने लोग सफर कर रहे होते हैं यात्रा। बिल्कुल सही बात है। और फिर जैसे फिर हमारे साथी लिख ही रहे ना, सस्ता सुलभ और बिल्कुल टिकाऊ मामला है, तो भाई क्यों नहीं चाहेगा कि आदमी हम ट्रेन से यात्रा करें। अभी भी हम लोग बहुत सारे समय में अक्सर ऐसा होता है कि समय की सीमा को देखते हुए हम हवाई यात्रा कर तो लेते हैं, लेकिन मन कहीं ना कहीं अटका रहता है इस ट्रेन के डिब्बे में। बिल्कुल बुआ जी, मैं यहाँ पे एक चीज अपने श्रोताओं से जरूर साझा भी करूंगी और जो हमारे और बाकी लोग सुन रहे हैं कि ये हमारी एक बेहतरीन सुविधा है। हम इतनी अच्छे से और आरामदायक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह लंबी यात्राएं करके पहुंच जाते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है ना कि हम किसी तरह की क्षति ना पहुंचाएं। ओहो, वो तो क्या बात है। अगर हम सोचेंगे कि अच्छा क्षति जो है वो तो बड़े बड़े लोग ही पहुंचाते हैं, मतलब जला देते हैं, ये वो वाली क्षति नहीं जो हम लोग करते हैं, गंदगी करके छोड़ देते हैं या कचरा नहीं उठाते हैं या यूं कहें कि पंखे आदि चलते हुए छोड़ देते हैं। मतलब बहुत सारी चीजें हैं। बाथरूम का नल अगर खुला है तो ध्यान नहीं देते हैं। बहुत सी चीजें जो आपको सुविधाएं मिलती हैं, तौलिया है, ये है, वो है, ले लेते हैं। तो इस तरह की चीजों को मुझे लगता है सही बात है, इन सब चीजों से ऊपर उठने की जरूरत है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मैं मुंबई में रहती हूँ, इसलिए रेल दिवस के अवसर पर मुंबई लोकल का जिक्र करना चाहूंगी। अच्छा। मुंबई जिसे आमतौर पर सपनों का शहर के रूप में जाना जाता है, अपनी प्रसिद्ध लोकल ट्रेन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है, जो शहर की जीवन रेखा के रूप में कार्य करती है। ये रेलगाड़ियां शहर के व्यस्त उपनगरों को शहर के केंद्र से प्रभावी ढंग से जोड़कर प्रतिदिन लाखों मुंबई वासियों को कुशलता पूर्वक परिवहन करती है। मुंबई की लोकल ट्रेनों में विभिन्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के लोगों को एक साथ लाने की क्षमता है। इन भीड़ भाड़ वाले डिब्बों में सफेद पोश पेशेवरों से लेकर नीले पोश श्रमिकों तक, छात्रों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, और सभी एक साथ इसमें यात्रा करते हैं। और ये समावेशी माहौल लोगों को आपस में जुड़ने, कहानियों का आदान प्रदान करने और रिश्ते बनाने का एक खास मौका देता है। बिल्कुल। ये विविधता और समावेशिता को उजागर करता है, जिस पर मुंबई को गर्व है। बिल्कुल सही बात है और बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी है, अच्छा चित्रण किया है। एक अघोषित सा यहाँ पर नियम भी है ट्रेन पर चढ़ने का, उतरने का, बैठने का, पूछने का, बताने का। मतलब जिसको कहना चाहिए कि उसको कोई भी परिचालित नहीं कर रहा है, लेकिन है एक नियम और उसमें सब बंधे हुए हैं, इसीलिए इतनी अच्छे तरीके से ये यात्रा होती है। हमारे साथी बचपन में चली गई हैं, बता रही हैं, लाली लाली रेल का डिब्बा, चल कलकत्ता चल कलकत्ता, बीच में आए नदियां पनियां। ये कुछ बचपन की तुकबंदी थी, जब हम ट्रेन पर चढ़ते थे तो गाते थे। और ये लिख रही हैं, रेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो वाकई ऐसे ही होता है कि ट्रेन में हम समय गुजारने के लिए अक्सर ढेर सारी कविताएं अपनी सुनते रहते हैं। अच्छा, माता पिता भी बोर हो जाते थे, अब क्या होगा, अब कब पहुंचेंगे, अब कब पहुंचेंगे, अब कब पहुंचेंगे। तो ये वाला जो होता था, तो फिर वो कहते थे ऐसा करो कविताएं याद करते रहो, नहीं तो नानी के घर जाते जाते सब भूल जाओगे। तो फिर बच्चे उसी में लगे रहते थे, है ना। और वक्त गुजर जाता था। जैसे आपने ये बात कही ना कि उसके भी कुछ नियम हैं, तो बड़े सिंपल सादे से नियम है भाई, कि जो चढ़ रहा है उतरने वाले को पहले उतर जाने दो, तभी आप जगह दें। लेकिन मुंबई लोकल में तो बहुत भीड़ होती है ना। हाँ, लेकिन ऐसा है कि राशि जी कि वहां पर जैसे हमने बताया, तो वहां पर पूछ लेते हैं पहले ही कि आप कितने स्टेशन बाद उतरेंगे, और इशारे से बता देते हैं कि मैं बैठूंगी या मैं बैठूंगा आपकी जगह पे। फिर कोई दूसरा, मतलब एक तरीके से उस पर रिजर्वेशन हो जाता है आपका। हाँ, और फिर कोई और नहीं बैठता, और फिर आप कितनी भी दूर हो, आपने आंखों के इशारे से बस बता दिया, तो फिर आप ही बैठेंगे। अगर कोई बैठने वाला भी हो तो वो बता देंगे इशारे से कि भाई वो आने वाले हैं, बुजुर्ग हैं तो उनको जगह दे दें, अरे ये तो गर्भवती है तो उनको जगह दे दें। बिल्कुल सही बात है। और आमतौर पर हम लोग क्या सोचते हैं कि बड़ा शहर है तो लोग बड़े संवेदनहीन हो गए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। संवेदना यहाँ पर भी बहुत पलती है। आप देखिए कैसे पोषित होती है। और वाकई हम तो भाई बता दे, बाल हमारे भले ही सफेद ना हुए, लेकिन हम ट्रेन में चढ़ते हैं तो हमें जगह मिल जाती है। क्या बात है। यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा।
टॉय ट्रेन के बारे में बता रही थी। अरे तो कौन नहीं चाहता टॉय ट्रेन, और इतनी सारी जगहों पे चलती है। पहले तो हमें लगता था एक आध जगह ही चलती है, लेकिन टॉय ट्रेन का अपना मजा है। अब दार्जिलिंग में देखिए तो बकायदा मतलब बहुत लंबी यात्रा तय करती है, 1600 रुपए उसका टिकट है, और इतनी ज्यादा उसमें मतलब आरक्षण रहता है, गुजरती है ना, बहुत प्यारी लगती है ना। और उसके संग संग पता है, अगर आप आज जाएंगे तो आपको कहेंगे कि नहीं, आपको 2 दिन बाद का टिकट मिलेगा। चलिए यहाँ पर हम एक गीत भी सुनवा लें अपने। बिल्कुल। वो जी गर्मी के दिन में ये गन्ने का रस जो है ना वो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। और अभी जब मतलब रेल यात्रा की बात हो रही है तो इसमें एक सहारा होता है, हाँ, है ना? हाँ। क्योंकि हमारे साथी ने कहा कि 83 से लेके हम लोग 2013 तक हमने यात्रा की है, 20 साल, फिर बच्चे बड़े हो गए तो नहीं जाते थे। लेकिन वही बातें हैं कि जब ये यात्रा हो या आप इस समय जो मौसम है तो गन्ने का रस दिखता है तो जैसा लगता है कि खुद ही मुंह में पानी आने लगता है हमारे। तो भाई बिल्कुल, वैसे ठंडा ठंडा बहुत अच्छा लगता है जी। एक श्रोता ने लिखकर भेजा है कि भाई ये गन्ने का रस जो है वो मेरा फेवरेट रस है, जिसमें मैं बर्फ और मसाले के बगैर सीधा ताजा ही पीना पसंद करती हूँ। मैं भी बिल्कुल, मुझे भी मसाला वसाला उसमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लिखती है कि गन्ने को पेरने यानी दबाने, हाँ। पेरना ही कहते हैं। बिल्कुल सही बात क्या बात है। गन्ने का रस निकलता है दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, मिस्र, लैटिन अमेरिका और ब्राजील जैसे देशों में ये पेय के रूप में प्रयुक्त होता है। गन्ने
के रस से गुड़ और चीनी भी बनती है। और गन्ने का रस निकालने के लिए गन्ने को छिलका निकालकर या बिना छिलका निकाले एक कोल्हू मिल में पेश करके यानी क्रश किया जाता है। फिर इसे छानकर उसमें बर्फ डालकर और नमक मसाला डालकर पिया जाता है। ये पीलिया के रोगी को फायदा करता है। स्वाद में बहुत मीठा होता है, सच में बहुत मीठा होता है, बहुत मीठा होता है। हमारे बचपन में 2 रुपए में, हमारे बचपन की बात नहीं है, हमारे दोस्त लिख रहे हैं कि हमारे बचपन में 2 रुपए में गन्ने का रस मिलता था, वो भी कांच के बड़े से ग्लास में। जब पीलिया बुखार आए तो डॉक्टर गन्ने का रस पीने की सलाह देते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। और ऐसे ही हमारे साथी लिख रहे हैं गन्ने के रस में प्राकृतिक गुण होते हैं जो स्वस्थ पाचन तंत्र को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं, कब्ज को रोकने में मदद करता है। खाली पेट इसका सेवन करने से पाचन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। ध्यान रहे कि इसमें किसी अन्य चीजों का मिलावट न हो, केवल शुद्ध गन्ने का रस ही लाभकारी है। भाई इसमें बहुत सारी चीजें हैं ना, एंटीसेप्टिक गुण होते हैं ना। बिल्कुल, शीतलन प्रभाव होता है। कहते हैं कि मूत्रवर्धक का काम करता है, एनाल्जेसिक गतिविधि करता है, कोलेस्ट्रॉल का स्तर जो है वो कम करता है, जो सबसे बड़ी समस्या है आजकल, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। एक श्रोता लिखती हैं कि शरीर में तरल पदार्थ के निर्माण को कम करने में मदद करती है। ये गुर्दे को मूत्र के माध्यम से नमक और पानी को कम करने में मदद करते हैं और इससे धमनियां और नसों में अत्यधिक तरल पदार्थ का प्रवाह कम हो जाता है। लेकिन एक बात है कि हमारी साथी इस बात से दुखी भी हैं। लिख रही हैं गन्ने का रस बहुत पसंद है, बचपन से गर्मी की छुट्टी में फिल्म देखना और लौटते समय गन्ने का रस पीना मतलब एक पार्टी जैसा होता था, लेकिन अब मधुमेह के कारण पी नहीं सकती हूँ। ये बात तो ठीक है, आपको ध्यान रखना पड़ता है। हो जाता है तो फिर एक श्रोता लिखती हैं कि गन्ने का रस और लू से बचाव एक पक्ष के 2 तीर, पर साथ में पुदीना शरबत, आम का पन्ना, कच्चे प्याज की चटनी भी कारगर है। बिल्कुल सही बात है। यानी कि गन्ने का रस भी पीना चाहिए लू से बचाव के लिए। यानी कि जब हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन होता है, जल की कमी होती है, तो गन्ने का रस बहुत लाभदायक होता है। पाचन को दुरुस्त रखता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, ये बहुत बड़ी बात है इसमें, और खून की कमी से बचाता है। आमतौर पर जैसे हम गुड़ खाते हैं ना कि खून की जो एनीमिया हो जाए तो इसके लिए गुड़ का सेवन करना चाहिए। तो जाहिर है इससे गुड़ बनता है, तो आप समझ लीजिए कि खून की जो कमी है उससे भी बचाता है हमें। बिल्कुल, और ये ज्यादा गर्म होने से बचाने में मदद करता है, कैंसर से बचाता है। लेकिन इसके ज्यादा सेवन से कहते हैं कि अनिद्रा, पेट खराब, चक्कर आना, सिर दर्द और वजन भी कम हो सकता है, क्योंकि ये रक्त को पतला भी करता है और रक्त में कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी प्रभावित कर सकता है। तो भाई हमारे साथी भी लिख रहे हैं कि आज के ज्ञानवर्धक विषय पर चर्चा का इंतजार है। गन्ने का रस गर्मियों में जरूर पीना चाहिए, पर एक ही चीज का ध्यान रखना चाहिए, वो है साफ सफाई के साथ निकला हुआ। ये बात सही है। और आजकल ना एक तो मशीन से चलता था, आजकल एक बहुत अच्छा आ गया कि लकड़ी का ही उसमें होता है जिसमें पेरा जाता है, और वो सस्ता भी शायद होता होगा। तो जो हमारे साथी हैं जो बेचते हैं लेकर, वहां पे आप देख सकते हैं साफ सफाई है, और जो डिस्पोजेबल ग्लासेस हैं उसमें आप पिए, नहीं तो आप अपना बर्तन लेकर आइए, है ना। हाँ, और एक और श्रोता लिखती हैं कि गन्ने का रस मुझे तो बहुत पसंद है। पहले तो इनकी मशीन सिर्फ गर्मियों में ही लगती थी, पर अब सभी मौसम में जो है ये हमें मिल जाता है। इसमें कई प्रकार के गुण भी पाए जाते हैं। इसके रस से शिव जी का अभिषेक भी किया जाता है। जी हाँ। मेरी सास मुझसे कहती हैं इसकी खीर बहुत अच्छी बनती है, पर मुझे नहीं आती है, बस सुना ही है मैंने। दिवाली में सुना ही है मैंने, दिवाली की ग्यास रस पर गन्नों की पूजा की जाती है, बाद में हम चक्री पर ले जाकर इसका रस निकाल लेते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। और हमारा बचपन उत्तर प्रदेश और बिहार के शुगर मिल के कॉलोनी में बीता है, जो हमारे बचपन में गन्ने का रस का सेवन बहुत होता था। नींबू और दही मिलाकर पीते थे। सर्दियों में इसमें चावल की खीर भी बनती थी, जो तीखी आलू की सब्जी के साथ खाई जाती थी। घर में बोतलों में बंद करके धूप में रखकर इसका सिरका तैयार किया जाता था, जो पेट के लिए बहुत फायदेमंद होता है। कहते हैं ईख का रस खाली पेट नहीं पीना चाहिए और इसे ताजा ही पीना चाहिए। तो भाई देखो, ईख भी कहते हैं इसे, बहुत सी जगह अलग अलग नाम लिया जाता है। ईख ही बोलते थे, ईख गन्ना दोनों ही। तो ई से इमली और ई से ईख, यही तो पढ़ा ही है बचपन में हम लोगों ने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक गीत सुनते हैं, ले ले। हाँ। ना ये चांद होगा ना तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। ना ये चांद होगा। नजर ढूंढती थी
और क्या बता रही थी आप गन्ने के बारे में? अच्छा, तो हम ही सब बताएं। वैसे हमारे साथी ये भी बता रहे हैं गन्ने के रस में मूत्रवर्धक प्रवृत्ति होती है जो शरीर में तरल पदार्थ के निर्माण को कम करने में मदद करती है। ये गुर्दे को मूत्र के माध्यम से नमक और पानी को कम करने में मदद करते हैं। इससे धमनियों में और नसों में अत्यधिक तरल पदार्थ का प्रवाह कम हो जाता है। तो ये बहुत कारगर बात है, बहुत टेक्निकल चीज है जैसे कहना चाहिए ना। तो हम भाई इस पर समझे। अच्छा, एक बात और है कि कहीं ना कहीं हम लोग इन सब चीजों को छोड़ते जा रहे हैं, चाहे वो नींबू का रस हो, चाहे मतलब जिसको शिकंजी कहते हैं, या नींबू का शरबत हो, या ये शेरडी का रस हो, या जिसको कहते हैं ना कि गन्ने का रस, ईख का रस। कहीं ना कहीं वो बाकी जो पेय पदार्थ जो चल गए हैं, जिनके बहुत लंबे चौड़े हम विज्ञापन देखते हैं महंगे महंगे, उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो बच्चों को हम अगर इसका सेवन करवाएं तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि हम इस तरफ ले जाएं बच्चों को और ज्यादा पौष्टिक चीजें देंगे उनको जो उनके शरीर के लिए लाभदायक है ना? बिल्कुल, ये जो बोतले में चीजें ऐसे मिलती हैं उसकी जगह जो ताजा ताजा चीज है वो तो फायदेमंद है ही। और आपने अभी नींबू का जिक्र किया था, गन्ने के रस में कभी नींबू डाल के पिया है आपने? वो खुद ही उसी में पेड़ देते हैं। ऐसा? और क्या। अच्छा, उसी में बीच में नींबू लगा देते हैं, थोड़ी सी अदरक डाल देते हैं, थोड़ा सा स्वाद बदल जाता है। तो ये तो अलग अलग जगह से खाते पीते हैं ना। जैसे हमारे साथी ने लिखा दही मिला के भी हम लोग लेते हैं। अच्छा, कुछ लोग इसमें चावल पका देते हैं, वो खीर बन जाती है और वो बहुत स्वादिष्ट होता है कहते हैं। हमने खाया नहीं है, अभी सोच के मन कर रहा है कि खाना चाहिए, बनाना चाहिए। देखिए, एक श्रोता लिखी है कि गन्ने का रस बहुत पसंद है। बचपन में गर्मी की छुट्टी में फिल्म देखना और लौटते समय गन्ने का रस पीना मतलब एक पार्टी जैसा होता था। लेकिन अब मधुमेह, अच्छा हाँ, ये तो आपने कोई बात नहीं, लेकिन पार्टी जैसी बात तो फिर से की जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, रेलवे दिवस के साथी में हमें लिख रहे हैं कि बहुत सारी पहेलियां याद करके जाया करते थे और सबसे पूछा करते थे। उस समय खूब धैर्य होता था सब में। पहेली सुनकर उसका जवाब सोचने में वक्त भी लगाते थे। अब तो नहीं उत्तर आया तो बस जल्दी से हारी मानी और जवाब पता कर लिया। फिर लिखा कि गूगल बाबा तक पहुंच जाते हैं, कोई इंतजार नहीं करता है उत्तर बताने का। सा मैसेज है। अभी देखिए, आपने ईख से बात की थी, वैसे हम यहाँ पे ब्रेक ले ही लेते हैं जी। एक बार फिर आप सबका स्वागत है कार्यक्रम सखी सहेली में। बुआ जी, एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज हमारी एक श्रोता भेजती हैं कि मजे की बात बताएं, बड़ी ई से ईख हमेशा पड़ी है, कलकत्ता आए तो वो ईख ऊख बन गई। यहाँ सब गन्ने को ऊख कहते हैं। हाँ, ये तो देखो अभी याद आ रहा है और हमारे साथी ऐसी चीजें याद दिलाते हैं। वैसे एक बात तो है कि हमारे साथियों के जो संदेश होते हैं वो कुछ न कुछ तो जादू जैसा असर कर ही देते हैं, है ना? और ये जो जादूगरी है इसका भी एक अलग हुनर है, अलग तासीर है। तो कर दें शुरुआत गीत मंजरी की। बिल्कुल। जादूगरी भी क्या हुनर है, जादूगरी भी क्या हुनर है, कहाँ कैसे किसके दिल में घर बना ले जिसकी तो खबर भी नहीं हुई। ये जो आंखों आंखों के रास्ते दिल में चुपके से उतर जाने का हुनर आंखों की जादूगरी है क्या? सूरतें जादू करती हैं, आंखें, बातें या आवाजें, कहा नहीं जा सकता। विस्मित हूं कि क्या जादू कर गया जो उसके वश में हो जाना बेवशता हो गई। पहली मुलाकात में ही चैन छिन गया, ये क्या जादू था। मेरे दिल से हौले हौले जाने नैन तेरे क्या
में बना ली नगरी, जा रे जादूगर देखी तेरी जादूगरी। दो नैनों की भूल बनेगी उल्फत का एक फूल था ये किसको पता। दो नैनों की भूल बनेगी उल्फत का एक फूल था ये किसको पता। लाख किया इनकार मगर जब होना ही था प्यार वो तो होके रहा। आंखों आंखों का ये मेल मैं तो समझ थी खेल, तूने भैया पकड़ ली तो फिर मैं डरी, जा रे जादूगर देखी तेरी जादूगरी, जा रे जादूगर देखी तेरी जादूगरी। मेरे दिल से हौले हौले जाने नैन तेरे क्या बोले, तेरे नैनों ने दिल में बना ली नगरी, जा रे जादूगर देखी तेरी जादूगरी। ये नैना ही थे जो कमाल कर गए, जादू कर गए, दिल का बच पाना संभल पाना नामुमकिन हो गया। उफ, ये आंखें जादू नहीं भाप पाती क्या? सारे रास्ते रुक गए और बढ़ते तो बस उसकी तरफ। उसका जादू तो सर चढ़ गया है, उसके रूप का दीवाना हो गया है। बस चारों सू वही नजर आए। जादूगर तेरे नैना दिल जाएगा बच के कहाँ। जादूगर तेरे नैना दिल जाएगा बच के कहाँ। रुक जाऊं तेरा मुखड़ा मैं देखूं जहाँ। जादूगर मेरे सैया तेरे जैसा कोई होगा कहाँ। रुक जाऊं झुक जाऊं तेरा साया भी देखूं जहाँ। अरे जादूगर तेरे रूप का दीवाना मेरा दिल है। तेरे रूप का दीवाना मेरा दिल है। अब दुनिया से बेगाना मेरा दिल है। तू ही तू है दिल मुझे घर यहाँ वहाँ इधर उधर। जादू
जादूगर तेरे नैना दिल जाएगा बच के कहाँ, रुक जाऊं झुक जाऊं तेरा मुखड़ा मैं देखूं जहां। जादूगर तेरे प्यार का सहारा मेरी जिंदगी, तेरे प्यार का सहारा मेरी जिंदगी, तेरी आँख का इशारा मेरी बंदगी, वहाँ वहाँ मेरे प्यार का घर, जहाँ जहाँ तेरी नजर। जादूगर मेरे सैया दिल जाएगा बच के कहाँ, रुक जाऊं झुक जाऊं तेरा साया भी देखूं जहां। जादूगर प्रीत में जादू का हो जाना आम बात है। जादू ही तो है जिसके नशे में रंग गया सब कुछ। लेकिन वक्त का भय, समय का डर, दुनिया का डर और जादूगर प्रीतम का न जाने देने की उसकी जिद। वक्त का कहाँ पता चलता। झुकी झुकी अखियां न जाने कितने सवाल सखियों की आंखों में भर देंगी और उसका जवाब देना तो असंभव। ये जादूगर समझता ही नहीं। जादूगर सैया छोड़ो मोरी बैया, हो गई आधी रात अब घर जाने दो। जादूगर सैया छोड़ो मोरी बैया,
प्यार जाने दो। अब तो कई तरह के सवाल भी आने लगे हैं जहन में कि ये है क्या जो मन स्थिर नहीं, ये बेचैनी, ये दर्द, ये मोहब्बत क्यों होती है? क्या जादूगर इन सारे प्रश्नों के उत्तर देगा? शर्माना, घबराना, होंठ कपकपाने लगना, ये नैन झुकने लगे, दर्द भी होता है और न जाने क्या क्या अनुभव होने लगे सिर्फ एक मोहब्बत के जादू से। जादूगर भला कैसा होगा? क्या वो हिसाब देगा? जादूगर मुझको इतना बता, दर्द क्या है, मोहब्बत है क्या? आँख लड़ती है क्यों, बात बढ़ती है क्यों? बोलो ना, बोलो ना। जादूगर मुझको इतना बता, दर्द क्या है, मोहब्बत है क्या? आँख लड़ती है क्यों, बात बढ़ती है क्यों? बोलो ना, बोलो ना। आप तो शर्मा भी गए, बिन कहे घबरा भी गए। ओ, आप तो शर्मा भी गए, बिन कहे घबरा भी गए। होठ काहे रुके हो, नैन काहे झुके, होठ काहे रुके हो, नैन काहे झुके? जी बोलो ना। जादूगर मुझको इतना बता, दर्द क्या है, मोहब्बत है क्या? आँख लड़ती है क्यों, बात बढ़ती है क्यों? बोलो ना, बोलो ना। मेरे सवाल का जवाब तो दो, दिल को दिल का हिसाब तो दो। ओ, मेरे सवाल का जवाब तो दो, दिल को दिल का हिसाब तो दो। तुम तो जाने लगे हो, दिल दुखाने लगे, तुम तो जाने लगे हो, दिल दुखाने लगे। जी बोलो ना। जादूगर मुझको इतना बता, दर्द क्या है, मोहब्बत है क्या? आँख लड़ती है क्यों, बात बढ़ती है क्यों? बोलो ना, बोलो ना। भाई हमने भी यही सवाल पूछा था कि क्यों ये होता है ना वो। सवाल 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 भाई, अब आ गई है बारी कि थोड़ा सा ख्याल रखा जाए। सब लोग यही पूछता है इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है, लेकिन जवाब यह है कि भाई लू से बचा जाए तो ये इतनी गर्मी जो पड़ रही है इसलिए इतनी त्राही त्राही नहीं होगी, बल्कि वेलकम कीजिए, कहिए वेलकम समर, है ना? थोड़ा सा ख्याल रखिए, थोड़ा सा ख्याल रखिए धूप में लू से बचने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखिए। जैसा आप कह रही हैं कि भाई पहले तो यही कि धूप में निकलने से बचें, अगर जरूरत नहीं है तो धूप में ना निकलें, और अगर निकलना जरूरी है तो छाता लेकर जरूर निकलें। जी। और धूप से बचने के लिए सनस्क्रीन या जो सनग्लासेस हैं जो आप ऐसे एटीट्यूड में पहनते हैं उसको अपने बचत के लिए पहने, फैशन में न पहने के लिए। हाँ, और भाई जरूरत पड़े तो सिर पर मोटा तौलिया रख लीजिए, मोटा कपड़ा
रख लीजिए, इसमें टोपी भी शर्माइए मिलता है नहीं। बुआ जी, ऐसा टोपी, हाँ। मतलब ये नहीं तैयार होंगे कि मोटा तौलिया रख लिया मोटा जाए। तौलिया ना अब छोटा सा रखें। बच्चा है तो उसको बाहर- लपेट लो भाई मोटे कपड़े में थोड़ा सा, छोटे छोटे बच्चों के लिए भी टोपी तो मिलती है। लपेट लो ना, पूरा उसका पूरा शरीर तक कोमल बच्चों को होता है। हाँ, क्यों बच्चों को निकले धूप लपेट। में कुछ अगर इमरजेंसी हो हाँ, जाए। तो टीका उका लगवाना है तो भाई वो भी समय से करना होगा ना। तो हमारे साथी लिख रहे हैं सुबह निकल जाए। हाँ, ये बात भी सही है। यही तो हम कह रहे हैं कि भाई राष्ट्रीय आती है तो वर्ल्ड फेमस बात ये है कि कुछ जरूरी बात ऐसी बता देती है कि जो हमें भी नहीं चमकती है। एकदम चमक गया, एकदम ऐसी क्या सवेरे बात सवेरे थी? निकल जाओ। हाँ, तो सुबह 7-8 बजे निकल लो, अपना निपटा लो काम। हाँ, और हमारे साथी इसीलिए लिख रहे हैं कि अधिकतर मामलों में आप कुछ घरेलू उपाय अपनाकर इसे ठीक कर सकते हैं। इसके लिए अपनी डाइट में ठंडे तरल पेय पदार्थों का सेवन अधिक करें। आइए कुछ उपाय बताते हैं। घर पर आम का पन्ना बनाकर पिए। लू से बचने का सबसे असरदार घरेलू उपाय है प्याज को भून लें, इसे साधारण प्याज के साथ मिलाकर पीस दें। इस मिश्रण में जीरा पाउडर मिश्री मिलाकर खाने से लू से आराम मिलता है। इसके अलावा रोजाना खाने में कच्चे प्याज का इस्तेमाल करें। धनिया पुदीने दोनों की ही तासीर ठंडी होती है। लू से बचने के लिए गर्मियों में रोजाना धनिया पुदीना का जूस बनाकर पिए। ये बढ़िया काम की चीज है। बहुत बढ़िया बताया। और शरीर को हाइड्रेट रखें, इसके लिए जैसा उन्होंने बताया पानी, जूस, नारियल पानी, छाछ, सोडा। और एक हम भी बताएंगे। बताओ। कॉफी चाय से बचें, है ना? नहीं, लोग कहते हैं लोहे को लोहा काटता है, तो गर्म में लोग कहते हैं नहीं हम तो चाय ही पिएंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है कि आप बहुत अगर गर्मी से आए हैं तो अपने घर में भी अगर आप प्रवेश कर रहे हैं तो पहले दलान में रुकिए, फिर आप एसी वाले कमरे में जाइए या कूलर वाले कमरे में जाइए। धूप में से एकदम से ठंडे में मत आइए, है ना? थोड़ा सा धीरे धीरे अपने शरीर को उसके हिसाब से। लेकिन बुआ जी, सोडा या कोल्ड ड्रिंक या कॉफी और चाय जो है वो शरीर में पानी की मात्रा कम करते हैं, इसीलिए कहा जाता है। हाँ। ओहो। और फुल बाजू के कपड़े पहने, गर्मी में देखिए आपकी बचत होगी, वो बिल्कुल सही बात। टैन हो जाता है, सन टैन हो जाता है। तो हमने बताया तो था कल बेसन रगड़ लेंगे उसके बाद, लेकिन ऐसा नहीं है। उससे अच्छा है कि और खासतौर से सूती कपड़े पहने, हल्के रंग के कपड़े पहने, वो अवशोषित नहीं करते हैं धूप को, तो आपका शरीर जो है वो सुरक्षित रहेगा। सूती कपड़ों का प्रयोग करें, सिंथेटिक कपड़े न पहने क्योंकि वो वातानुकूलित नहीं होते हैं, मतलब हवा को अंदर बाहर नहीं करने देंगे। और जो हमारे शरीर में पसीना होता है तो हम मान के चलते हैं ये बड़ी तकलीफ की बात है, जबकि वो हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए होता है। और जब वो निकलता है तो जाहिर है आपको पता है वो खारा होता है, तो शरीर में नमक की मात्रा कम हो रही है। तो बेहतर है कि नमक और शक्कर इन सब की जो मात्रा है वो संतुलित रहे शरीर में, इस बात का ख्याल रखिए। और नाक और मुंह के हिस्सों को भी थोड़ा मास्क से या जैसे भी हो कवर करके जरूर रखें जी। और एक श्रोता लिखते हैं, बस एक लाइन, लू से बचाओ भरपूर पानी। वाह, ये बात बिल्कुल सही है। और इसके लिए तो भाई देखो प्रकृति ने दिया हुआ है भरपूर, है ना? तरबूज है, पानी ही पानी है, 90% इसमें पानी है। ऐसे खीरा है, ककड़ी है, बहुत सारी चीजें हैं बाजार में। तरबूज के संग संग खरबूजा है, इसका सेवन करिए। और तली भुनी जो चीजें हैं उनका सेवन कम से कम करें, ताकि शरीर में करें। अभी तो क्या अब लोग सीधे नहीं कर दोगे तो अभी दिन में भाई हफ्ते में एक दिन खा लीजिए। हफ्ते में एक दिन बिल्कुल सही है, हफ्ते में एक दिन खा ले। और जो आजकल उपवास चल रहा है उसमें नहीं खाने, कौन कहता है उपवास में आप तली भुनी चीजें खाएं? फल खा के रह सकते थे ना। खाएं आप, दही खाएं आप, दूध पिए, ठंडा दूध पिए, शरबत पिए, चीनी और ठंडाई ठंडाई पिए, बिल्कुल उसमें देखिए जो भी चीजें पड़ती हैं, ठंडाई जो हम बनाते हैं उसमें सारी चीजें ऐसी होती हैं जो ठंडी तासीर होती है उसकी। तरबूज का बीज होता है, काजू हो, ये होता है बादाम, उसके बाद सौंफ, काली मिर्च, ये सब जब बन के मिला के बनाते हैं तो जाहिर है कि हमारे शरीर को ठंडक देता है। तो कोशिश यही करें, लस्सी है, ठंडाई है, इन सब चीजों का सेवन करें। और कान जो है वो भी जरूर ढक के रखें, लेकिन गीत सुनने के लिए तो कान खोलना पड़ेगा। अच्छा, एक बात है कि ये जो समय होता है खास तौर से जब नवरात्र आता है समय, नवरात्रि दोनों समय संक्रमण काल होता है, तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। और जो भी जीवाणु हैं, विषाणु हैं, उनके पनपने का बिल्कुल सही समय है। इसीलिए बहुत सारी बीमारियां होती हैं और इसीलिए शायद हम घर में साफ सफाई, व्रत, उपवास रखते हैं ताकि हम स्वस्थ रहें। तो हमारी भी यही कामना है कि सब लोग स्वस्थ, प्रसन्न रहें, खूब खुश रहें। कल नवरात्रि का 9वां दिन है और आज अष्टमी है, तो चले आराधना करें कुछ। बिल्कुल। जय देवी माता, जय नौ दुर्गा माता, जननी जय हो तेरी, अमर तेरा नाता। जय हो माँ जगदम्बे, पहला है स्वरूप
स्कंद माता, त्रिगुण त्रिताप विनाशिनी त्रिभुवन की त्राता। जयो जयो माँ जगदम्बे, घटवी कात्यायनी माई तारणहारी, माई तारणहारी। पूजे ब्रह्मा विष्णु पूजे त्रिपुरारी। जयो जयो माँ जगदम्बे, सातवीं ये महागौरी, आठवीं काल रात्रि है। तो भाई जयो जयो माँ जगदम्बे। क्या बात है। तो बिल्कुल चलते हुए हम अपने श्रोताओं को अब अष्टमी की एक बार ढेर सारी फिर से शुभकामनाएं देते हैं और उनसे लेते हैं विदा। कल फिर मुलाकात होगी, बिल्कुल होगी। और 11:10 पर सुबह राम जन्मभूमि से सीधा प्रसारण आप सुनेंगे विविध भारती के माध्यम से भी, तो जरूर सुनिएगा। और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।